कितने एटम है CO2 के अंदर? 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और CH4 में देखो, मीथेन में एटम कितने हैं? 5। गिवन मास कितना है? 18। मोलर मास निकाल लो। C का 1 और H के 4। C का 1 मतलब 12 और H के 4 को 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16 और साथ में है वो गैद्रो नंबर। तो अब सोचो आप इनमें से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे? तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो जैसे कि वाटर के लिए सॉल्व करेंगे अगर हम, तो वाटर में देखो क्या है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं वाटर के अंदर? 3 है ना। वाटर के अंदर 3 एटम है और उसका गिवन मास 18 दिया है। गिवन मास 18 और मोलर मास हमने अभी निकाला था तो कितना आया था? 18। मोलर मास निकाल लिया ना वाटर का, H/2 प्लस ऑक्सीजन का 1। अब इसे सॉल्व करना तो आपको आता होगा, तो 18 आ जाएगा। और एवोगैड्रो नंबर, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 3 6 एंड 6 3 तो यानी कि 3 Na आ जाएगा वाटर के केस में। ऐसे ही आप O2 के केस में निकाल लो। O2 के अंदर कितने एटम दिख रहे हैं आपको? O2 के अंदर 2 एटम है, यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? ये मैंने बहुत डिटेल वीडियो बनाई है, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, जितने इसके अंदर एटम है। एटॉमिसिटी कितनी है इसकी? 2। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है? 2 और 1 3। ठीक है, तो एटॉमिसिटी या एटम से मल्टीप्लाई करोगे गिवन मास को। गिवन मास तो सबका 18 ग्राम ही दिया हुआ है। और मोलर मास O2 का हमने निकाला, O को 2 से मल्टीप्लाई करना है। O का 16 इंटू 2 32 से, और साथ में एवोगैड्रो नंबर रखोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 16 एंड ये 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा। 16/18 करोगे तो आपका आ जाएगा 1.12 एवोगैड्रो नंबर। ये निकाल के देखना इसको 16 को 18 से डिवाइड करके। एंड थर्ड अगर हम CO2 का निकाले तो CO2 में भी यही करो। CO2 के अंदर देखो कितने एटम है? 1 और 2 3 एटम है। उसको गिवन मास 18 ग्राम को डिवाइड करना है। इसका मोलर मास हमने निकाला था 44 ग्राम आया था। और साथ में यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर ले लेना, तो ये कट जाएगा 3 से, ये तो कटेगा नहीं तो इसको डिवाइड कर लेना। पहले मल्टीप्लाई करना एंड देन 44 से डिवाइड करना, तो ये आ जाएगा 1.23 एवोगैड्रो नंबर। लास्ट हम मीथेन का निकाल के देखें अगर, तो मीथेन के अंदर कितने एटम है? 5 एटम है। गिवन मास कितना है? 18 ग्राम। और मीथेन का मोलर मास निकाला था ना अभी, C के 1 H के 4। C का 1 12 हो जाएगा और H का 4 का मतलब एक H में 1 होता है तो C में 12 होते हैं। तो 12 + 4 16 से डिवाइड करना और साथ में एवोगैड्रो नंबर। तो ये सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करके आपका आ जाएगा 5.63। पहले इसको मल्टीप्लाई करना, 16 से डिवाइड कर लेना। तो देखो सबसे ज्यादा किस में आ रहे हैं? मीथेन में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? मीथेन में। तो मीथेन का पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो कैसे निकाले आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम? इसके अंदर जितने एटम है उसको मोल से, मोल का मतलब गिवन मास अपॉन मोलर मास, और साथ में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा आ रहे हैं 5.63। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिगामेंट एंड टेंडन्स आर फॉर्म्ड ऑफ। किससे बनते हैं लिगामेंट्स एंड टेंडन्स? तो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू तो नहीं है, कार्टिलेज भी नहीं है। आगे देखते हैं। मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है ये? एक लिगामेंट एंड टेंडन्स क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। तो इसके बारे में हमें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानना है तो कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट किसे कहते हैं? लिगामेंट जब
ऐसे टिश्यू जहां पे दो बोन्स कनेक्ट होती है। लिगामेंट क्या होते हैं, ये भी याद कर लेना, लिगामेंट्स क्या होते हैं, टू बोन्स कनेक्टेड, टू बोन्स कनेक्टेड टू ईच अदर, टू ईच अदर, तो उसको तो हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। ठीक है, लिगामेंट किसे कहते हैं, जब दो बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और टेंडेंस किसे कहते हैं, टेंडेंस, टेंडेंस में दो बोन नहीं होती एक दूसरे से कनेक्टेड, इसमें एक बोन मसल से कनेक्टेड होगी। तो जब बोन्स कनेक्ट किससे होगी, मसल से। तो उसको हम टेंडेंस कहेंगे। दोनों ही क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, तो इसलिए लिगामेंट एंड टेंडेंस क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग सेल वर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, ये तो सबको आता होगा। लिविंग सेल, सेल पूछा जाएगा तो रॉबर्ट हुक है, बट अगर लिविंग सेल पूछा जाएगा तो आपका आएगा एवी ल्यूवेनहॉक। लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर की है, एवी ल्यूवेनहॉक ने 1674 में। और किसकी लिविंग सेल डिस्कवर की थी उन्होंने, एल्गी स्पाइरोगायरा की, एल्गी स्पाइरोगायरा, और पॉन्ड वाटर में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर बाय मास इन मैग्नीशियम सल्फाइड। ये रेशियो बाय मास मैंने आपको सिखाया है, प्लेलिस्ट की जो वीडियोस बनाई गई है तो वहां पे आपको ये जो रेशियो बाय मास है वो सिखाया गया। देख लो, अभी जल्दी जल्दी यहाँ पे भी सिखा देती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो आपको किसका रेशियो बाय मास पूछा है, मैग्नीशियम और सल्फर का, किस फॉर्मूले में, मैग्नीशियम सल्फाइड। तो मैग्नीशियम सल्फाइड का पहले फॉर्मूला बना लो, मैग्नीशियम Mg होता है, सल्फाइड S होता है। अब फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी, सल्फर की वैलेंसी, वैलेंसी आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम की 2 होती है, सल्फर की 2 होती है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नीशियम सल्फाइड का फॉर्मूला Mg भी 1 आ जाएगा और सल्फाइड भी 1 आ जाएगा, Mg पे भी 1 और S पे भी 1। अब आपको मैग्नीशियम सल्फाइड का क्या बोला है, रेशियो बाय मास पूछा है। तो देखो मैं दोनों चीजें इसी में बता देती, 3 चीजें बता देती हूँ, एटॉमिसिटी क्या होती है, रेशियो बाय मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। तो सबसे पहले हम एटॉमिसिटी की अगर बात करें, एटॉमिसिटी की डेफिनेशन मैंने बता रखी है आपको। एटॉमिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। कितने एटम है, Mg का भी एक है, सल्फर का भी एक है, तो एटॉमिसिटी तो इसकी कितनी है, 2 है। जैसे लाइक CO2 में अगर एटॉमिसिटी पूछे तो C 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो प्लस कर देना। क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एटॉमिसिटी के लिए नंबर ऑफ एटम को प्लस कर देते हैं तो 3 आ जाएगी। तो MgS की एटॉमिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। बट क्वेश्चन में एटॉमिसिटी पूछी ही गई है, बट मैं इस क्वेश्चन में तीनों चीजें बता रही हूँ आपको। उसके बाद आपको सेकंड है रेशियो बाय मास कैसे निकाला जाता है, रेशियो बाय मास, रेशियो बाय मास, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। तो रेशियो बाय मास का मतलब Mg का एक एटम है, उसका एटॉमिक मास, एक Mg के एटम को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद प्लस का साइन। अब सल्फर का भी कितना एटम है, एक एटम है ना, एक ही एटम है ना यहाँ पे सल्फर का, तो इसको भी इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका रेशियो बाय मास अभी नहीं आएगा। देखो रेशियो बाय मास निकालने के लिए हमें यहाँ पे ना प्लस का साइन नहीं लगाना, या फिर अभी मैं मॉलिक्यूलर मास समझा देती हूँ आपको। ये क्या है, ये मेरा मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास में हम क्या कर रहे हैं, Mg का एक एटम है, उसको Mg के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, फिर ऐसे सल्फर का भी एक एटम है, उसको सल्फर के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई और फिर प्लस करेंगे। तो Mg का एटॉमिक मास आपको याद रखना है कितना होता है, Mg का एटॉमिक नंबर 12 होता है, उसका एटॉमिक मास शायद डबल होता है। Mg का अगर एक है तो कितना आ जाएगा, 24, यस, याद कर लेना। Mg का एटॉमिक नंबर तो 12 है बट एटॉमिक मास 24 है। सेम ऐसी सल्फर का एटॉमिक नंबर तो 16 है बट एटॉमिक मास डबल होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है, बट हर एक के केस में नहीं होगा। तो ये 32 आ जाएगा। तो यानी कि इसे मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना, तो 24 बन जाए 24 प्लस का 32, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 56 आ जाएगा।
ठीक है, ये तो क्या आया हमारा मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिसिटी समझ आ गई, मॉलिक्यूलर मास समझ आ गया। अब हमें निकालना, ये इनमें से कुछ भी नहीं है, ये मैंने एक्स्ट्रा चीजें बताई है। आपको निकालना है रेशियो बाय मास। तो रेशियो बाय मास निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है। ये जो इसका एटॉमिक मास आया यानी कि प्लस हटा देना, बस ये ले लेना ये नंबर्स, ठीक है। 24 और 32 इसका रेशो ले लेना, 24 और 32 का रेशो ले लेना। अब ये रेशो किसी टेबल से कैंसिल हो सकता है ना, 6 से कैंसिल हो सकता है, नहीं 6 से नहीं 8 से कैंसिल हो सकता है, 8 3 जा 8 4 जा, तो ये रेशो कितना आ जाएगा 3:4। तो बस इतना सा अंतर है। मॉलिक्यूलर मास तो सबको आता होगा निकालना, एक mg का एटम उसको mg के एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, एक सल्फर का एटम उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, फिर प्लस करोगे तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। बट अगर प्लस ना करके रेशो निकाल दोगे इन नंबर्स का तो आपका रेशो बाय मास निकल जाता है। तो रेशो बाय मास कितना आएगा 3:4। जैसे CO2 है, CO2 के केस में अगर मैं एटॉमिसिटी की बात करूं तो 3 आएगी, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। बट अगर मैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो एक कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। अब एक कार्बन यानी कि कार्बन का एटॉमिक मास 12, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 30, एक ऑक्सीजन का 16 होता है सॉरी, तो 32 आ जाएगा। एक ऑक्सीजन का तो 16 होता है ना। अब ये 12 प्लस 32 यानी ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम। तो मॉलिक्यूलर मास आया है, आपको एटॉमिक मास निकालना है तो प्लस हटा देना, तो प्लस हटाओगे तो ये रेशो आ जाएगा 12:32। प्लस को हटा देते हैं जब रेशियो बाय मास निकालते हैं, रेशियो बाय मास। तो ये कट जाएगा, किससे कटेगा ये 6 से कटेगा, नहीं 6 से नहीं 4 से कटेगा, तो ये 3:8 आ जाता है। कई बार CO2 का रेशियो बाय मास पूछा जाता है तो 3:2। तो तीनों चीजें समझ आ गई होगी। एटॉमिसिटी तो सिर्फ इतनी एटम्स को प्लस करके आती है, मॉलिक्यूलर मास एटम को उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, फिर दूसरा एटम उसको उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई। लेकिन जब आप यहाँ पे ये निकाल लोगे और इसको आप प्लस ना लगा के रेशियो में रख दोगे तो रेशियो बाय मास आ जाता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों समझ आ गए, एटॉमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास और रेशियो बाय मास। ये मैंने पहले भी समझाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट वाली वीडियो जरूर देखिए जितने उसमें क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर तो समझ आ गया 3:4, लिविंग सेल का AB ल्यूवेनहॉक। आगे देखिए, इन एन एक्सपेरिमेंट एक गैस इवॉल्व हुई है, 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप है, उन्होंने रिकॉर्ड किए अपने ऑब्जर्वेशंस को और पूछा है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन करेक्ट है, और आपको पूछा है कि किसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। तो राइट और रॉन्ग लगाया गया है, अगर पॉजिटिव है तो राइट है, नेगेटिव है तो रॉन्ग है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक आयरन सल्फाइड है, उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं। आयरन सल्फाइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जा रहा है। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन को समझूं, आयरन सल्फाइड मतलब FeS, ठीक है। आयरन सल्फाइड क्या होता है FeS, इसमें हमने क्या मिलाया है डाइल्यूट HCl को मिला दिया। अब अगर ये डाइल्यूट है तो ये क्या होगा, रिएक्शन करेगा ना, आयंस ब्रेक होंगे। अब ये क्योंकि आपको पता है आयरन क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन में से क्लोरीन को अपने पास ले लेगा, तो FeCl बना देगा, ठीक है। और Fe की वैलेंसी कितनी होती है 2 और इसकी 1, तो फॉर्मूला बनाओगे क्रॉस करके तो FeCl2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा FeCl2। तो ये तो मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया। उसके बाद साथ में जब ये Fe तो Cl को ले लेगा FeCl2, और साथ में S और H भी आपस में कंपाउंड बना लेंगे HS, तो H की वैलेंसी 1 इसकी 2, तो क्रॉस करोगे तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन सल्फाइड H पे 2 आ जाएंगे और सल्फर पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो फॉर्मूला बनाना समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। तो H पे 2, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो समझनी है आपको। तो जब भी आप आयरन सल्फाइड में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स करोगे तो सबसे पहले तो कलर तो कुछ चेंज नहीं होगा, कलर तो चेंज नहीं होगा, ये तो ठीक है। ऑर्डर ऑफ द गैस आएगी, ऑर्डर कैसी आती है इस गैस में,
रॉटन एग की कुछ पूछते हैं कि ये जो गैस बनी है H2S, ये वाली गैस H2S गैस जो बनी है, ये इसमें स्मेल आती है रॉटन एग की, जैसे रॉटन एग हो, कोई सड़ा हुआ एग हो, ठीक है, तो इसकी स्मेल आती है, तो स्मेल तो आएगी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है कि कलर तो नहीं आएगा बट स्मेल आएगी। उसके बाद आपको इसमें गिवन है फ्लेमेबिलिटी, तो ये फायर कैच तो नहीं करती है, ये गैस जो H2S गैस ये फायर कैच नहीं करती है, तो यानी कि यहाँ पे भी फ्लेमेबिलिटी इसकी क्रॉस लगेगी, ठीक है। ये भी इनमें देखो यहाँ और कलर में तो क्रॉस है बट ऑर्डर भी ठीक है, बट ये फ्लेमेबिलिटी बता रहा है कि आएगी, जबकि ये गैस फायर कैच नहीं करती है, तो ये फ्लेमेबिलिटी नहीं होगी इसमें। और लेड पेपर में ये रिएक्शन दिखाएगी, ये ऐसी लेड पेपर को क्या कर देगी, ब्लैक कर देगी, ये वाली गैस लेड पेपर को ब्लैक कर देगी। तो इस गैस की प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, H2S गैस जो बनी है इस रिएक्शन के दौरान, कि एक तो इसमें स्मेल कैसी आती है, रॉटन एग की स्मेल आती है, ठीक है। दूसरा ये फायर कैच नहीं करती है, ये लेड एसिडेट पेपर को कैसा कर देगी, ब्लैक कर देगी, यानी कि उसमें कुछ एक्शन करेगी। यहाँ पे क्रॉस लगा, यानी ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं, यहाँ भी क्रॉस लगा है, यहाँ ये तो राइट लगा है, बट यहाँ पे कलर भी आ गया, तो ये ऑप्शन भी गलत है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, कि ए ऑब्जर्वेशन जो पहले स्टूडेंट का है वो सही बता रहा है कि गैस का कलर तो चेंज नहीं होगा, ऑर्डर में मतलब स्मेल आएगी रॉटन एग की, और फ्लेमेबिलिटी ये फायर कैच नहीं करेगी, नॉट कैच फायर, नॉट कैच फायर, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक एसिडेट पेपर को कैसा कर देगी, ब्लैक कर देगी, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर समझ आ गया होगा, ए ऑप्शन है इसका। तो ए वी लूना 3:4, इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, कौन सा इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो देखो आपने मैक्रोन्यूट्रिएंट तो पढ़े होंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो अमाउंट, जिनका अमाउंट ज्यादा चाहिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते प्लांट्स को, तो इसको तो याद कर लेना, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस, के मतलब पोटेशियम, ये तो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रो कौन से, जो लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, प्लांट विच रिक्वायर्ड इन लेस क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट विच रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लेस क्वांटिटी, उसको माइक्रो कहेंगे। देखो माइक्रो मतलब कम और मैक्रो मतलब ज्यादा, तो मैक्रो को तो NPK से याद रखो, माइक्रो देखो यहाँ पे NPK आ चुके हैं ना, तो बोरॉन जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, वो कम मात्रा में चाहिए होता है प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। एजर्शन और रीजन को देख लेते हैं। एजर्शन है कि एक कार को अगर हम यूनिफॉर्म स्पीड में कह रहे हैं, लाइक 60 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में चल रही है, तो इसका मतलब वो 30 किलोमीटर हाफ आवर में चलेगी, यस ट्रू है। क्यों, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर 60 किलोमीटर 1 घंटे में, तो आधे घंटे में यस वो 30 किलोमीटर ही चलेगी। और अगर क्वार्टर कर दे, यानी 1/4 कर दे, तो देखो इसका 1/4 किया टाइम का, तो इसका भी 1/4 कर दो, तो 60 का 1/4 कितना हो जाएगा, 15, ये भी ट्रू है आपका। फिर उसके बाद 1 किलोमीटर की बात कर दी, एवरी मिनट, 1 मिनट में, तो देखो आर का 1 मिनट ला रहे हो, आर को आप 1 मिनट में चेंज कर रहे हो, 1 मिनट में 60 सेकेंड हो, 60 1 आवर में 60 मिनट होते, तो इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करूं तो 1 किलोमीटर आएगा, यस ट्रू है। यानी कि जितना चेंज हम टाइम में करते जा रहे हैं उतना ही चेंज किस में हो रहा है, डिस्टेंस में भी हो रहा है, तो इट मींस ये आपका एजर्शन ट्रू है, ठीक है। रीजन कह रहा है SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, यस SI यूनिट स्पीड की मीटर पर सेकेंड होती है, ये भी ट्रू है। बट ये रीजन जो SI यूनिट की बात कर रहा है ये नहीं बता पा रहा कि ये यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ठीक है कि स्पीड मीटर पर सेकंड होती है, तो ये एजर्शन ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन एक्चुअल में ये नहीं बता रहा है यूनिफॉर्म स्पीड क्यों है। अगर रीजन होता ना कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम में